आज हमारा वीडियो के इसी क्रम में जो हमारा है ये फिजिक्स का वीडियो होगा। फिजिक्स से संबंधित वीडियो है जो कि आज हम अध्ययन करेंगे तरंग मतलब वेव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके एक वीडियो इससे संबंधित हमारा जो ध्वनि तरंग है मतलब साउंड वेव्स है जो उसका वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लेना आप लोग, और हम इसका उस वीडियो का इस वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका डाल देंगे। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो इसलिए इस वीडियो को हम लेके आए हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं आज हम इस वीडियो के बारे में। देखते हैं तरंग जो वेव है ये होता क्या है। तो तरंग आपको बता दें, तरंग आप वैसे भी समझते हैं कि एक प्रकार की लहर है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप किसी पानी है तालाब में, मान लीजिए कोई पत्थर मारिए तो आप पानी को देखेंगे कि उसका इस प्रकार से किनारे तक जाने की प्रक्रिया चारों तरफ ऐसे फैलते हुए, तो वो लहर जो होती है वही तरंग कहलाती है। अगर जो तरंग को हम देखते हैं तो ये तरंग दो प्रकार का तरंग होता है। ये पहला आपका यांत्रिक तरंग और दूसरा है अयांत्रिक तरंग। जो यांत्रिक तरंग होते हैं जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, तरंगे यहाँ कर दें यांत्रिक तरंगे जो मैकेनिकल वेव्स और अयांत्रिक तरंगे जो होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। अब हम देखते हैं एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले मैकेनिकल वेव्स मतलब यांत्रिक तरंगों को अगर जो हम देखें तो यांत्रिक तरंग वो तरंगे होती हैं जो किसी माध्यम में संचरित होती है, किसी पदार्थिक माध्यम में होकर वो संचरित करेंगे। पदार्थिक माध्यम जैसे आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, मतलब किसी ना किसी माध्यम की इसको आवश्यकता होगी तभी ये यांत्रिक तरंगे जो होंगी ये संचरित कर सकती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकती है। तो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाएगा, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ध्वनि तरंग। अब ये ध्वनि है, जैसे मान लीजिए कोई बोला या कुछ किया तो उसका आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको हवा का जरूरत पड़ेगा वहां पे। यदि हवा नहीं रहेगा तो वो आवाज आपका ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे माध्यम हवा हो गया। ठोस है, ठोस जैसे मान लीजिए ठोस भी चाहिए, द्रव होना चाहिए। तो मतलब ठोस, द्रव, गैस किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। इसके लिए यांत्रिक तरंगों के लिए मैकेनिकल जो आपके वेव्स हैं उसके लिए किसी न किसी पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है तभी वो संचरित हो पाएगा। ये मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंगे और एक अनुप्रस्थ, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम दोनों के ये जो दोनों वेव हैं पहले देखें कि अनुदैर्घ्य वेव क्या है और ये अनुप्रस्थ जो वेव है ये क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है ये क्या है, तो आपको बता दें नॉन मैकेनिकल ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं इसकी तरंग गति की इसकी दिशा और माध्यम के कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है, मतलब जो तरंग गति कर रहा है वो तरंग करने की गति की दिशा की किस दिशा में। जैसे मान लीजिए तरंग करने की गति की दिशा ये है, तो जो माध्यम है माध्यम के कणों के कंपन कर जो जिस माध्यम में वो तरंग है उसके जो कण कंपन कर रहे हैं उनकी भी दिशा ऐसे होगी। मतलब ये दोनों क्या होगा, अनुदिश होगा। क्या होगा, अनुदिश या ऐसे कहें आप समांतर मतलब ऐसे होगा। मतलब जो इसके तरंग की गति की दिशा और जिस माध्यम में तरंग है उसके कणों के कंपन करने की दिशा भी अनुदिश होगा। अनुप्रस्थ तरंगों में ये अनुदिश ना होकर ये क्या होगा, लंबवत होगा। ये लंबवत होगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ गुण देखते हैं कि क्या है अनुदैर्घ्य तरंग में, और इसमें मतलब कुछ इसके उदाहरण देखते हैं कि इसको अनुदैर्घ्य तरंग कौन से है, कौन से अनुप्रस्थ तरंग है। तो जैसे देखिए ध्वनि तरंगे जो साउंड वेव्स होता है इसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे होती हैं इसको अनुदैर्घ्य बोलते हैं। भूकंपीय तरंग, भूकंप के बारे में भी जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे पी तरंगे, यस तरंगे ये होती हैं। सबकी अपना क्षमता कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, कौन से तरंगे क्या है। तो ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंग होगा वो आपका सबसे मतलब ये अनुदैर्घ्य तरंग होगा। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, अगर जो एक स्प्रिंग हो सर्पिलाकार मतलब घुमावदार स्प्रिंग है तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा वो भी आपका अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगा।
अल्ट्रासाउंड तरंगे, अल्ट्रासाउंड आप जानते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड होती है कि उसमें जो तरंग होती है वो आपका कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में देखें तो सबसे पहले प्रकाश तरंगे मतलब लाइट वेव्स, जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। भूकंपीय तरंगों में जो यस तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएगी। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, डोरी युक्त उत्पन्न जो तरंग होती है, जैसे आपका सितार हो गया, गिटार हो गया, बीड़ा हो गया, तो ये सब जो इससे डोरी लगी होती है जिससे तरंग एक उत्पन्न होती है उसको बजाने से, तो वो तरंग जो होती है वो भी कैसी होगी, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, आप लोग देखे होंगे कि अगर जो कोई जल है उसमें हम पत्थर फेंकें तो पत्थर फेंकने से क्या होगा, उसमें एक तरंग उत्पन्न हो जाता है जो कि किनारे तक ऐसे करते हुए जाता है, तो वो तरंग जो होगा वो भी कैसा तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। तो आपको ये मैकेनिकल वेव्स समझ में आ गया होगा। मैकेनिकल वेव्स को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं तो देखते हैं कि मैकेनिकल वेव मतलब इसको संचरित होने के लिए किसी पदार्थिक माध्यम चाहिए, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर चाहिए तभी ये चल पाएगा। इसको देखते हैं तो इसमें जो तरंग गति की दिशा होती है और जिस माध्यम के कणों की गति की दिशा होती है दोनों अनुदिश होती है, अनुदैर्ध्य में, अनुप्रस्थ में लंबवत होती है। अब इसके जो उदाहरण है उसको उदाहरण को भी आप देखिए। अब हम अध्ययन करते हैं आयांत्रिक तरंग, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। आयांत्रिक तरंगे या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जा सकता है इसी को। अब क्या है इसके बारे में पहले हम इसके गुण देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होते हैं विद्युत चुंबकीय जो वेव्स होते हैं उनके गुण क्या है। गुण की बात करते हैं तो सबसे पहले संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सबसे बड़ा अंतर आपको पता चल गया। मैकेनिकल में इन्हें माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम के ये चल नहीं पाएगा, जैसे कोई पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, कोई माध्यम चाहिए। और नॉन मैकेनिकल में माध्यम का जरूरत नहीं होगा। अब जब माध्यम की जरूरत नहीं होगी तो आपको मालूम है कि माध्यम का जब जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये निर्वात मतलब अर्थात जहां हवा नहीं होगा वहां भी ये संचरण कर सकता है, मतलब ये चल सकता है। तो ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है, प्रकाश के चाल के बराबर होती है, मतलब ये जो तरंगे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, इसकी चाल प्रकाश जितना तेज चलता है उतने ही इसकी भी चाल होती है, मतलब प्रकाश की चाल के बराबर इसका चाल होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटान की बनी होती हैं, जितनी भी विद्युत तरंगे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी हैं ये सब फोटान के बने होते हैं। ये दो लक्षण और इसके, जैसे मान लीजिए ये उदासीन होती हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि जो आप अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में कि नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं, इसका खोज किसने किया और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हम उसका अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, खोजकर्ता और उपयोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखें गामा किरण, जिसको कहते हैं गामा रेज इंग्लिश में, इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने की और इसका प्रयोग नाभिकीय क्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें, एक्स रेज जो होती हैं इसको डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने किया और इसका प्रयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। परावैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं इसका खोज जोहान रिटर ने किया और जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दृश्य किरणें जिसको बोलते हैं विजुअल रेडिएशन, इसकी खोज न्यूटन ने की और इनकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अगर जो ये उपस्थित नहीं होंगे तो हमें वस्तु कोई दिखाई नहीं देगा। औरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन, इसका प्रयोग, इससे प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है कि टीवी रिमोट में कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट आप देखे होंगे कि दूर से ही आप रिमोट दबाएंगे और टीवी चैनल जो होगा वो चेंज हो जाएगा।
तो इसमें अधिकतर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इंफ्रारेड जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विलियम हर्शेल ने इसका खोज किया था। इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में, टीवी के रिमोट कंट्रोल इत्यादि में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे मतलब ये तरंगे दो प्रकार की हैं, जैसे शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। लघु तरंगे जो होती हैं, लघु रेडियो तरंगे जो होती हैं, इसको हेनरिक हर्ट्ज ने किया। इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, राडार एवं टेलीफोन में होता है। इसमें आप समझ गए होंगे, रेडियो भी आप जानते होंगे, टेलीविजन और टेलीफोन भी जानते हैं। राडार, ये राडार जो होता है आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी देश में कोई फाइटर जेट जा रहा हो, या मान लीजिए कोई ऐसे युद्ध विमान जो होते हैं, तो उसमें एक राडार सिस्टम होता है। राडार का काम होता है उसको पकड़ना कि आपकी तरफ कोई दुश्मन का मतलब फाइटर जेट या कुछ आ रहा है, तो ये राडार उसको कैच करने का कार्य करता है। तो ये जो राडार होता है वो एक डिटेक्ट करने प्रक्रिया इसमें होती है, जिसे वो पकड़ लेता है उससे। तो ये जो राडार है, राडार में भी यही लघु रेडियो तरंगे मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं जिसको कहते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसका खोज मार्कोनी ने किया था। इसका प्रयोग रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन के प्रसारण मतलब समझ लीजिए जो टेलीविजन का प्रसारण आता है उसके में इसका प्रयोग किया जाता है, जो होता है वो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, वेव स्पीड की बात कर लेते हैं। तरंग गति, जो ये वेव स्पीड है, वेव स्पीड, ये वेव स्पीड की मतलब इसकी गति कैसी होती है। तो आपको हम बता दें कि किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग गति होता क्या है इसकी बात, जैसे आप देखें, मान लीजिए एक तालाब है और इस तालाब में आप एक पत्थर डाल दें, तो पत्थर जैसे आप इसमें फेंकेंगे तो एक विक्षोभ उत्पन्न होगा। जैसे आप पानी में पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, मतलब एक लहर ऐसे, और वो विक्षोभ क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है विक्षोभ के, यही आपका तरंग गति कहलाता है। मतलब जो तरंग होगा वो किधर बढ़ेगा, किनारे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके कंडीशन क्या होते हैं, विक्षोभ जो होता है वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो माध्यम के कण, जैसे यहाँ पे माध्यम क्या होगा, जो तालाब ये है आपका, तालाब में अगर जो इसमें रहेगा जल, अब ये जल हो जाएगा माध्यम, ये जल क्या होगा, माध्यम होगा। क्योंकि आप देखें यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो जैसे आप इससे पत्थर मारेंगे तो विक्षोभ उत्पन्न होगा, और विक्षोभ जो क्या होगा वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ेगा, उसकी गति आगे होगी। लेकिन जो माध्यम जल है, जल के कण आगे न बढ़ के इनकी गति क्या होगी, लंबवत होती रहेगी। केवल इनकी गति लंबवत होती है, ना कि ये आगे गति इसकी नहीं होती है, बढ़ती है, बल्कि इसकी गति लंबवत होती रहती है जल के कणों के जो उसका माध्यम है।